अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक दुनिया की बहुत बड़ी कहानी है परों वाला बूढ़ा। इनके राइटर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज़, हमारे यहाँ उर्दू में कहा जाएगा जिब्रील। बड़ा खूबसूरत नाम है इनका, जिब्रील गार्सिया मार्केज़। 1927 में ये पैदा हुए थे और फिर इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1988 में। अब तकरीबन 25-26 साल के होंगे जब ये कहानी इन्होंने लिखी होगी, तो 1955 में ये पब्लिश हुई और उसके बाद फिर ये इंग्लिश में भी पब्लिश हुई। अमेरिकन राइटर हैं, कोलंबियन राइटर हैं, लेकिन कोलंबिया तो ऐसे ही है ना, जैसे अगर कश्मीर वाला मामला कि अमेरिकन एक तरह से होल्ड कर लिया वहाँ पर आखिरकार। अच्छा, इनका एक एजाज़ और भी है कि इनको ना 20वीं सदी में बहुत से राइटर्स ने लिखा, लेकिन इनको कहा गया गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ को कि ये सबसे बड़े राइटर थे। बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखते हैं, बड़ा वाज़ह इनका पैगाम होता है। और फिर ये कुछ जादुई चीज़ें साथ शामिल करने के लिए भी मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे इनका बहुत ही मशहूर जो दुनिया में नावल है वो है क्रॉनिकल ऑफ डेथ बिफोर टोल्ड, एक ऐसी मौत की कहानी की जो पहले से सबको पता थी। बहुत मशहूर नावल है, बहुत खूबसूरत लिखा है इन्होंने। 15-20 लोग उस कहानी को सुनाते हैं, एक अलग स्टाइल है, इस वजह से भी इनकी इनफरादियत है। राइटर्स जो हैं वो अपने थीम के लिए कहानी लिखते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। तो इन्होंने भी जो कहानी लिखी है किसके अंदर सच्चाई नज़र आती है। अहमद नदीम कासमी साहब ने एक मरतबा कहा था, ग़ालिबन एक कहानी थी नवाब मोहिउद्दीन की, कि ये कहानी जो है ना ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। वो किसी वक्त मैं आपको सुनाऊँगा, अजय अकबर। तो इसी तरह इस कहानी के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर 2000 साल पीछे चले जाएं तब भी ये ज़िंदा थी, और आज आगे 2000 साल आगे चले जाएं तो भी ये कहानी इसी तरह से ही ज़िंदा होगी। इस किस्म की कहानी है ये परों वाला बूढ़ा जो है। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अलेक्जेंडर और प्लायो दो मियाँ बीवी हैं, ये अपने घर के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ पर एक दफ़ा क्या होता है, साहिल के पास, समंदर के पास इनका घर है। जैसे घर होते हैं ना समंदर के पास घर बने हुए हैं, कॉलोनी है, टाउन है। वहाँ पर 3 दिन तक ना बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे केकड़े जो हैं, कीचड़ होती है, पानी जगह जगह होता है, तो केकड़े निकल के पानी के रास्ते इनके आंगन में, सहन में आ जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। उसकी वजह से स्मेल सी भी होती है घर में। तो उनका बेटा, एक बेबी होता है छोटा, वो बेबी बीमार हो जाता है। अब वो कहते हैं कि ये तो बीमार हमारा इसलिए हुआ है क्योंकि ये केकड़ों की स्मेल है, और यहाँ पर ना इनको सारे केकड़ों को सफाई करो। घर की सफाई करते हैं कि भी इन सब केकड़ों को उठा के ना समुद्र में फेंक के आओ। तो प्लायो क्या करता है कि वो सारों को इकट्ठा करके समुद्र में फेंक आता है। जब वो वापस आता है तो वो बड़ा हैरान होता है कि उसके सहन में, आंगन में एक बूढ़ा आदमी कीचड़ के अंदर लेटा होता है और उसके पर होते हैं। तो बहुत ही हैरान होता है और उसके दिल को कुछ होता है कि यार ये सदमे में भी आता है कि ये इतना बेचारा बूढ़ा आदमी कैसे यहाँ पर लेटा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी बीवी को बुलाता है। पहले उससे बात करने, दोनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी, उसको लैंग्वेज नहीं आती उसकी कि ये क्या बोल रहा है। ये एक अहम पहलू है कि लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनकी हमसाई ये सारा मंजर देख रही होती है कि इनके घर में कोई अजनबी आया है और ये उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमसाई आ जाती है उनके, और वो आके फिर उससे बात करने की कोशिश करती है। उसको भी समझ में नहीं आती उसकी लैंग्वेज। तो बहरहाल वो, चूँकि बुज़ुर्ग औरत होती है, तो वो अपनी शौकी के अंदर कहती है कि ये तो फ़रिश्ता है, कोई आसमान से आया हुआ फ़रिश्ता है और तुम्हारे घर में आ गया ये अब। तो वो दोनों भी यकीन करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये फ़रिश्ता ही लग रहा है क्योंकि इसके पर भी हैं। तो बहरहाल वो फिर उसको साफ़ सुफ करते हैं और एक ना उनके घर में कहते हैं इसको रखें कहाँ पर। तो वो मुर्गी का एक पिंजरा होता है, चिकन केज, उस चिकन केज के अंदर वो उसको रख देते हैं। वो बूढ़ा उसमें चला जाता है। अब क्या होता है कि वो अगले दिन ना समंदर पे जाते हैं फ़ैसला करने के इस बूढ़े का हम क्या करें। वो दोनों बात करते हैं। वो दो बीवी, अलेक्जेंडर कहती है कि ऐसा करते हैं कि 4-5 दिन का खाना देकर ना इसको बूढ़े, तो इस बूढ़े को ना हम समंदर पर ना आगे जाकर कहीं छोड़ आते हैं, यानी कि वो जान छुड़ाना चाहती है। प्लायो भी मान जाता है अपनी बीवी की बात और वो कहता है चलो आओ चलें। लेकिन जब जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी होती है, टाउन के लोग उसको देखने आते हैं। अभी ये तो अजीब चीज़ कौन सी है, हम भी देखेंगे वो सब। तो बहरहाल ये इसको निकाल नहीं पाते इतने हजूम के अंदर। और अगले दिन वो देखते हैं कि टाउन के अलावा दूर दराज से लोग देखने के लिए आ रहे हैं उसको, तो भीड़ और ज़्यादा लग जाती है। अभी अम्मी अभी भी बड़े परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, ये बूढ़ा तो हमारे घर ठहर गया है और लोग इसको देख रहे हैं।
तो अब ये क्या करते हैं कि ये फ़ैसला करते हैं कि हम ना ऐसा करते हैं, लोगों से टिकट लेना शुरू कर देते हैं वो बूढ़े को दिखाने का, कि लोग समझ रहे हैं कि ये कोई अजीब चीज़ आई है तो हम इसको दिखाने का एक पैसे लेते हैं इसके। इस दौरान में गंजागा भी आता है। गंजागा एक पादरी है, उनका बड़ा पादरी, वो आके देखता है तो वो आखिरकार आके जब उससे बात करने की कोशिश करता है इटालियन उसमें लातीनी ज़बान के अंदर उससे बात करता है कि शायद लातीनी के अंदर इसको कुछ आता होगी, अगर ये फ़रिश्ता है तो फिर लातीनी तो आती होगी इसको उसके अक़ीदे के मुताबिक, लेकिन बूढ़े को वो लातीनी भी समझ में नहीं आती। तो ये भी एक बड़ा थीम है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम इसकी थीम्स की समरी अर्ज़ करेंगे। तो दोस्तों होता यह है कि बूढ़ा वो पादरी बहरहाल ये जान लेता है कि ये कोई फरिश्ता नहीं है, ये तो आम इंसान है, बस इसके बारे हैं, लेकिन यह है कि ये इंसान ही है। लेकिन लोग पादरी की बात बिल्कुल नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये एक फ़रिश्ता ही है और हम इसको ऐसे ही देखेंगे। और कुछ लोग तंग भी करते हैं, इंसान वाला सलूक नहीं करते, बल्कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि ये कोई तमाशा दिखाए, तो वो क्या करते हैं लोहे का राड गर्म करके उस बूढ़े को लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, बहुत नाराज़ हो जाता है। तो बहरहाल ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहता है। और वो मियाँ बीवी जो अलेक्जेंडा और उसका शौहर हैं पलायो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। अब वो बूढ़ा जो है वो चिकन केज के अंदर रह रहा होता है, तो उनके घर में जो बेटा होता है उनका बेबी वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कुछ साल गुजर गए हैं इसका मतलब है। अब वो बड़ा हुआ है तो उसको मना किया जाता है कि इस केज के पास बिल्कुल भी नहीं जाना तुमने, लेकिन बच्चा नहीं माँ बाप की बात मानता और वो उस केज के अंदर चला जाता है और उसके साथ बूढ़े पर वाले इंसान के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ अरसा गुज़रता है तो एक दिन ना बच्चे को और बूढ़े को दोनों को ही चिकन पॉक्स हो जाते हैं, खसरा की बीमारी हो जाती है। तो बच्चे को डांटा भी जाता है कि भाई ये तुमने मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, उसको दूर कर दिया जाता है थोड़ा बूढ़े से। और फिर एक वक्त आता है कि वो बच्चा जो है वो स्कूल जाने लग जाता है, यानी वो भी थोड़ा होश वाला हो जाता है। उसके बाद फिर एक वक्त क्या आता है कि ये जो पिंजरा है, हाँ एक दिन क्या होता है कि पता लगता है कि शहर के अंदर एक कार्निवल आया है, एक मेले वाले आए हैं तमाशा दिखाने वाले, और उसके अंदर एक अजीब चीज़ होती है, यानी उनके पास एक अजीब चीज़ होती है। वो अजीब चीज़ क्या है कि वो है एक मकड़ी, एक बड़ी मकड़ी है जिसका चेहरा जो है वो एक औरत का है। तो लोगों की तवज्जो अब इस बूढ़े से हट के तो उस मकड़ी को देखने, जिसका औरत वाला चेहरा है, तो अब लोगों का हजूम जो है वो कम हो जाता है। और इसी दौरान क्या होता है कि बूढ़ा का जो केज होता है, चिकन केज होता है, वो पिंजरा टूट जाता है और बूढ़ा वहाँ से निकल जाता है, निकल कर वो शेड में चला जाता है। ये शेड भी एक थीम है, तो इसके मतलब भी बात करेंगे। बहरहाल वो शेड में चला जाता है या छत में चला जाता है, छत में जाकर छुप जाता है। अब वहाँ पर वो कुछ अरसा गुजारता है, सर्दियाँ आती हैं, बड़ी तकलीफ़ के अंदर वो वक्त गुजारता है, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। और फिर एक दिन क्या होता है, जब कहानी का एंड हो रहा है कि भाई वो जो अलेक्जेंडा है वो अपनी किचन की खिड़की से एक मंज़र देखती है कि वो बूढ़ा जो है छत पे चढ़ा हुआ है और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल वो उड़ नहीं पाता, लेकिन एक वक्त क्या होता है कि एक ट्राई के अंदर वो उड़ जाता है और वो उड़कर वो गायब हो जाता है। अब अलेक्जेंडा की सोच जो जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है वो दिखाई गई है कि अलेक्जेंडा ये सोचती है कि बहुत अच्छा हो गया कि वो चला गया, अब हम चैन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, प्राइवेसी के साथ अपना वक्त गुजारेंगे। यहाँ पे दोस्तों कहानी ख़त्म होती है। अब हम दोस्तों इसके थीम्स की तरफ आएंगे। अब दोस्तों ये कहानी काफ़काई स्टाइल में है, ये राइटिंग का एक स्टाइल है जिसमें सैम्बल्स यूज़ किए जाते हैं और ये तमाम कहानी जादुई चीज़ों के सैम्बल से इस्तेमाल करके कहानी लिखी गई है और राइटर ने जो थीम दिया है वो बहुत ही पावरफुल है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो है कीचड़। तो कीचड़ जो है वो इस कहानी, कीचड़ के अंदर बूढ़े का लेटा होना, कीचड़ जो है वो उस बूढ़े की बुढ़ापे को डिस्क्राइब करती है। वो बूढ़ा कोई और नहीं है, वो उनके घर का फ़र्द है, क्योंकि वो उनके घर के आंगन के अंदर रहता है, मौजूद है। तो ये कीचड़ उसके बुढ़ापे को डिस्क्राइब करती है। मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आ गई, व नउम्मिरु नुनक्किसु फ़िल ख़ल्क़, और हम तुम्हें खलकत के अंदर बूढ़ा कर देते हैं और फिर तुम कुछ अफ़ला याक़िलून, तुम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये उस कमज़ोरी को बयान किया जा रहा है कीचड़ के ज़रिए से।
और फिर दूसरा थीम आता है परों का। ये सबसे अहम कि आखिरकार चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो कीचड़ में लेटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि पर मौजूद हैं। पर किस चीज़ का सिंबल है? ख्वाहिशात का, विशेस का। तो विशेस मौजूद हैं। और एक बूढ़े शख्स की सबसे बड़ी विश क्या है कि उसको मोहब्बत की जाए, उसको प्यार किया जाए, उसको तवज्जो दी जाए, उसके साथ वक्त गुजारा जाए। ये है उसके पर। तो ये पर अभी मौजूद हैं उसके, वो पर ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसे जवान के पास पर होते हैं, बच्चे के पास पर होते हैं, ऐसे ही उसके पास भी आखिरकार ये पर मौजूद है। अब पिंजरे के चिकन केज के अंदर, केज जो है ये भी डिस्क्राइब कर रहा है तन्हाई को। तो उसको वो तवज्जो नहीं मिली दी जा गई है बच्चों की तरफ से, और उसको तन्हाई में फेंक दिया गया है। तो इसको पिंजरे के ज़रिए से उसने गर्शा ने डिस्क्राइब किया है। लोगों का जमा होना जो है लेकिन उससे पहले आज़ादी कि मियाँ बीवी क्या करते हैं कि इसको बस किस तरह से हम निकाल दें यहाँ से। तो वो एक प्राइवेसी के लिए, एक आज़ादी के लिए कि कोई हमें देखे ना, हम घर का बड़ा बुज़ुर्ग जो है हम जो मर्ज़ी करें तो वो कोई हमें किस किस्म की बात ना हो, तो वो सोचते हैं कि हम इसको छोड़ें। तो ये समंदर पर छोड़ के आना, ये भी एक सिंबल है। उसके बाद फिर लोगों का जमा होना। तो दोस्तों इस कहानी के अंदर लोगों का जमा होना जो है ये भी एक सिंबल है कि जिस कल्चर के अंदर ये कहानी लिखी गई है, यूरोप या अमेरिका का कल्चर देखें हैं तो वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि जॉइंट सिस्टम वाला। तो लोग हैरान हो रहे हैं कि ये बूढ़ा तुम्हारे घर में रह कैसे रहा है, तो वो उसको देखने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद फिर लोगों का तकलीफ़ देना, यानी कि रॉड से तकलीफ़ देना, गर्म रॉड के साथ। तो वो गर्म रॉड क्या चीज़ है? वो असल में उनकी नज़रें हैं, उनकी बातें हैं जो उसको तकलीफ़ दे रही हैं, उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उसके अपनी बातों के ज़रिए से या फिर अपनी नज़रों के ज़रिए से उसको ये तकलीफ़ दी जा रही है कि देखो तुम बोझ बने हुए हो। उसके बाद फिर बच्चा जो है वो प्यार और उम्मीद की अलामत है। वो बेबी जो है वो आखिरकार अपने दादा कह लीजिए उसके पास चला जाता है, उससे मिलता है। तो इस वजह से वो जीता रहता है कि एक उम्मीद नज़र कि चलो कोई तो है मुझे, एक मासूम प्यार, एक सच्चा प्यार जो है वहाँ पर उसको नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पर ये जो टिकट है और उनका पैसा लेना है, ये है बाप की कमाई हुई दौलत कह लीजिए, जायदाद कह लीजिए। तो उसको डिस्क्राइब करता है कि आखिरकार उनको अपने बाप से दौलत मिलती है, ये उसको डिस्क्राइब करता है। और उसके बाद फिर पिंजरा तोड़कर घर से पिंजरा तोड़कर निकल जाना, शेड में चले जाना। अब इस सीन का मतलब ये होगा कि उसने आखिरकार तो वो उम्मीद छोड़ दी, जिस मोहब्बत और प्यार को वो अपनी औलाद से चाहता है, वो बूढ़ा, वो उसको नहीं मिली। तो आखिरकार उसने उस पिंजरे को तोड़ दिया है और वो उससे बाहर निकल आया। और लेकिन वो ये है कि वो एक शेड में चला गया, यानी कि शेड से मुराद है कि उसको एक ये वाला शेड उसने हासिल तो कर लिया है एक, कि भाई मैंने अब पिंजरा तोड़ दिया है, मैंने अब इनसे तवक्को नहीं रखनी। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि उसको तकलीफ़ में मौजूद है कि वो एक सर्दियाँ गुजारता है, अब वो आज़ाद होना चाहता है, वो सबसे बेजार हो चुका है। और फिर उसके बाद फिर आखिरकार उसका उड़ने की कोशिश करना, लेकिन इख्तियार में नहीं है कि इंसान ख़ुद से चला जाए दुनिया से। तो लेकिन आखिरकार जब वक्त आता है तो वो फिर उड़ ही जाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक बिल्कुल ज़िंदा कहानी जो हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली कहानी नज़र आती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमें इर्द गिर्द नज़र आ जाते हैं। मेरे पास एक बूढ़ी माई आई, फ़कीर मांगने वाली। तो वो क्या बताती है कि मेरे शौहर का अपना एक ट्रक था, तो उसके बाद फिर शौहर फौत हो गया। तो मेरी एक बेटी थी, तो अब मैं बेटी के पास रहती हूँ, और वो बेटी काफ़ी गरीब भी है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करती है कि वो माँ से कहती है कि तू जाके भीख मांग के आ, कुछ लेकर आ कहीं से। और इस तरह का एक वाक़या और भी हुआ कि वो हम एक औरत जो है उसके घर वालों ने उसको भीख मांगने पे लगाया, और उसकी कमाई के ज़रिए से वो अपना एंजॉय कर लें, अपना वक्त गुजारें। ये से लोग हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं इस तरह के। दोस्तों मेरा बचपन, मेरे कज़न रहा करते थे लाहौर कृष्ण नगर में, तो छुट्टियां गुजारने के लिए मैं लाहौर जाया करता था। वहाँ कृष्ण नगर की सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए मेरा बचपन गुजरा है। कृष्ण नगर में एक मरतबा मेरे एक कज़न ने मुझे बताया कि ये देखो, ये वाला जो घर है ना, इनके बुज़ुर्ग बाप थे, उन्होंने अपना घर जो है अपने बेटे के नाम किया। जिस दिन बेटे के नाम किया, अगले दिन वो बेच बाच के कहीं गायब हो गया, और बाप देख रहा है कि मेरा तो घर भी था और मैं अब कहाँ को जाऊँ। इस तरह के वाक़यात भी सुनने को मिल जाते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही एक बुज़ुर्ग शख्स जो हैं वो उनके बारे में मुझे मालूम हुआ, इधर मेरे जानने वालों में से ही हैं, कि वो किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं।
ग़ालिबन टोबा टेक्सिंग से या वहाँ से वो आकर यहाँ पर अपना एक जगह पर एक गिराज है गाड़ियों का, और वहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं। 1500 रुपये किराया देते हैं। अपना जदी पुश्ती है कि हिकमत का काम उनका चल रहा है, जो हिकमत बुज़ुर्गों से उनके चलती आ रही होती है, तो वो लोगों का इलाज लूज भी कर देते हैं। कोई उनके क्लाइंट्स हैं, उनको दवाई बना कर दे दी जड़ी बूटियों से, और उसके वो कुछ पैसे ले लेते हैं, तो वो अपना महीना किस तरह से गुजार लेते हैं। और हकीकत क्या है कि उनके कोई 11 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 10 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, सॉरी 12 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 10 बेटियां हैं। अब 10 बेटियों की शादी करने के बाद वो यही अपना इकनॉमिक का काम वहाँ करते रहे हैं। लेकिन अब ये हाल हो चुका है, बेटे दुकानदारियाँ भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मजबूर हो के, अब ये आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ कि किस मजबूरी के तहत वो अपना घर, अपना जगह छोड़कर आखिरकार यहाँ पर रिश्तेदारों की, दूसरे उसके कज़न्स वगैरह हैं, वो भी हिकमत का काम करते हैं, तो काम नहीं चल रहा या क्या मामला हुआ है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी सलूक की वजह से वो घर से निकल कर यहाँ फैसलाबाद में आकर अपना इस तरीके से बच्चों को, कोई अच्छा जो मालिक है गिराज का, वो उनको पंखा तक नहीं चलाने देता। कभी आप बिजली का बिल नहीं देते तो पंखा क्यों चला रहे हो? रात को गर्मी है, शदीद है, आपने देखा है कैसे 48 डिग्री तक हमारे शहर का मौसम जाता है। तो इन हालात के अंदर एक तो 12 बच्चों को मैं तो लानत ही भेजूँगा ना, कि उनको ये नहीं पता कि सारी उम्र बाप ने खिलाया पिलाया, जवान किया, और आज बाप बग़ैर पंखे के वहाँ गिराज के अंदर दूसरे शहर के अंदर पड़ा है। तो लेकिन उसके बावजूद हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आखिरी एक बात और वाक़या मेरे जहन में है। एक बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी, रोज़ मिलने वाले हैं मेरे, काफ़ी बड़ी उम्र है, 70-80 साल की उनकी उम्र होगी। तो उनका हाल ये है कि उनके 4 बेटे हैं, 1-2 बेटियां हैं, और उन एक दिन बैठे हुए रो रहे। मैंने कहा क्या हुआ? अभी क्या था, ये बीवी को बेटी के घर छोड़ के आया हूँ। तो यहाँ पर बहू जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, ताने देती है, तो वो माँ को तकलीफ़ होती है, उसकी शुगर हाई होती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और वो ज़्यादा बीमारियों में आ जाती है। तो इस वजह से अब वो जान बचाकर वहाँ चली गई है। तो मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। अब मैं उसके बगैर कैसे वक्त गुजारूँ? मैं अब 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने बाद मुझे कहीं बीवी की, जब मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा। पैसे कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं? लोगों से मांग के। ख़ुद कोई काम बेचारे करते नहीं हैं, बेटे के घर में रह रहे हैं। खाना कभी कोई बेटा खिला रहा है, तो वो बेचारे भूखे प्यासे बाज़-औक़ात। ऐसी औलाद के ऊपर भी मैं लानत भेजूँगा कि उनको यही नहीं पता कि हमारा बाप किसी के टुकड़ों पे पल रहा है और भूखा बैठा हुआ है। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि ये गारिशा की जो कहानी है, जिब्रील गारिशा मार्किस की, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और यकीन करें कि ये नहीं नज़र आता कि ये कब, हमेशा जब तक दुनिया है, ये शायद जब तक ही चलती रहे, जब तक कि कोई माशरा अपनी इस्लाह नहीं कर लेता। हमारे अपने दीनी अलूम को देख लीजिए, कुरान पाक में जगह जगह क्या कहा गया है। अल्लाह पाक ने वबिल वालिदैन एहसाना, उसके अलावा अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं कि भाई अब को कोशिश करके थोड़ा बहुत माली खिदमत करते रहा करो अपने बुज़ुर्गों की, वालिदैन की। तो अल्लाह ताला दुकानात बनाने वाले वो सिफारिश कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कहानियाँ, ये लिटरेचर, ये इसीलिए लिखा जाता है ताकि लोगों के अंदर एहसास पैदा हो। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें दोस्तों। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।